आप तो छुट्टियां मत करो, ठीक है, सही बच्चे प्रेजेंट रहो। और अगर आप तो छुट्टी करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना, और आप लोगों को फिर प्रॉब्लम। तो कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी, और आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी में क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं दोनों चैप्टर से, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में नहीं आता। तो हमारा जो स्टार्ट हुआ था इसका नाम था बायोटेक्नोलॉजी, क्या था बच्चों, बायो टेक्नोलॉजी। आप लोग एक बार जब कल मैंने पढ़ाया था उसके बाद रिवाइज कर लो। और कोई डाउट हो तो उसको मुझसे पूछो पहले। कल बेटा हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था, और मैंने क्या बताया था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, अब आप तो समझ लो, ध्यान सुनो। एक बोलो, मैंने कहा था बायोटेक्नोलॉजी एक प्रोसेस होती है से जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी लिविंग को हम अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, सही है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि वैक्सीन होती है, अगर वैक्सीन बनाना होता है तो अगर हमें कोई चीज, या ऐसे मान लो कि मुझे कोई, जैसे मान लो एक बच्चा है छोटा सा, ठीक है, और उसको मुझे पता है कि ये वाली प्रोटीन देनी है, एक प्रोटीन है, प्रोटीन ए है, उसको देनी है, और मैं सोचता हूँ कि यार ये वाली प्रोटीन गाय में तो होती नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं गाय को उसके हम जीनोटाइप चेंज कर सकते हैं, उसके जीन्स को चेंज कर सकते हैं, और उसका क्या चेंज रहेगा, जीनोटाइप, और जीनोटाइप चेंज करेंगे। अब वो अगर जीन्स उसमें हम डाल देंगे गाय के अंदर, तो वो गाय क्या करेगा, वही वाला प्रोटीन बनाने लगेगा। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बात देखो, किसी के पास मान लीजिए कोई डीएनए होता है, बेटा यहाँ देखो, किसी के पास अगर कोई डीएनए है तो डीएनए के पास जीन्स होते हैं, सही है, आपको पता है बहुत सारे जीन्स हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे जीन्स हैं, और अगर वो जीन्स हैं तो वो कोई ना कोई फंक्शन कर रहे होंगे। अच्छा ये बताओ, अगर कोई लिविंग बॉडी है फंक्शन कैसे होता है, भाई कोई ना कोई प्रोटीन बना के, कोई एंजाइम बना के, कोई हार्मोन बना के, कुछ ना कुछ बना के होता है। तो जब हम किसी का जीन्स में किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे कोई भी होगा ऑर्गेनिज्म, जब हम किसी का जीनोटाइप चेंज करते हैं, क्या करते हैं, जीनोटाइप, यानी कि जीन मैनिपुलेट करते हैं। जब हम जीन मैनिपुलेट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसका कैसे करते हैं, और जो जिस एनिमल में नहीं हो रहा था वो क्या हो जाता है, होना स्टार्ट हो जाता है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ सिंपल सा ये है कि डीएनए कि हम जीन को चेंज करेंगे, और ये सब चेंजमेंट करना यानी कि मैनिपुलेशन करना, वो क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है, हम पढ़ते हैं इसमें बायोटेक्नोलॉजी। तो सोचो अगर मैथ वाला कोई बच्चा है, और मैथ वाले बच्चे को इतना मुश्किल काम क्या है, ये पढ़ना हो गया, जो मैथ संभालना हो गया, या कोई भी इंजीनियरिंग करना हो गया, ऐसे मानो मैथ वाले बच्चे की इंजीनियरिंग जो होती है वो हो गई, और बायोटेक वाले की अगर हम बोलें तो लिविंग, अगर कोई भी सिस्टम है उसमें इंजीनियरिंग करना क्या कहलाएगा, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी करो, आपको पता है इतना ज़्यादा हम चीज़ें बनाते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, मेडिसन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फूड हो गया, दूध से दही का बनना भी एक इसका पार्ट है, बताओ, बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बियर, वाइन, सही है, जो भी चीज़ें बन रही है सब किसके हाथ से बन रही है, बायोटेक्नोलॉजी। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस ना होता तो हम मेडिकल लाइन में कितना पीछे होते, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पीछे रहते, और अगर आज बायोटेक्नोलॉजी सक्सेस हुआ है तो इसका मतलब हम काफ़ी आगे आए हैं, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स का कितने बताए, दो, कितने बताए थे, दो। एक बताया था जेनेटिक इंजीनियरिंग, पहले हम क्या करते हैं बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, और दूसरा बताया था हमने केमिकल इंजीनियरिंग,
और ये जितना मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो किया करो घर पे आधा घंटे में पढ़ाता हूँ, ठीक है, उतना टॉपिक जिससे आपको ये तैयार है तो सही इंजीनियर करते हो। सुनो अब यहाँ पे अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको मैंने यहाँ क्या बताया था, मैंने कहा था जब हम किसी का जीनोटाइपिंग करते हैं तो उसका जीनोटाइपिंग करता है ये तो क्या है, इसका मतलब इसको क्या कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैंने डीएनए लिया उसका जीन को चेंज कर दिया तो यानी क्या हो गया, जीनोटाइप चेंज हो गया तो जीनोटाइप चेंज हो जाएगा और इसको हमने बोल दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा होता है केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ लैब में कर रहा हूँ और उस लैब में उस कंडीशंस को बनाना कि उसमें खाली जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जो खाली मेरे वाले हों और दूसरे ना हो तो ऐसे हम बोल सकते हैं क्या कहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल का मतलब होता है कि हम अदर ऑर्गेनिज्म को ग्रो ना होने दें, वही ग्रो हो जो हमारे वाले जिन्हें हमने मॉडिफाइड करना है, समझ गए आप लोग, जिसके अंदर मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया है तो वो उसे बोलते हैं, एक साथ काम करना क्या बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। ट्रांसफर किसको बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, डिराइव बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट क्या ट्रांसफर नाम बताओ, ट्रांसफर किसको करते हैं उसमें बैक्टीरिया में, डिराइव करते हैं रिकॉम्बिनेंट? बेटा डिजायर और रिकॉम्बिनेंट होता है, सुनो जैसे कोई डीएनए है, हमने कल डिराइव यहाँ देखो डीएनए है, डिजायर का मतलब ये होता है कि हम दूसरा चीज जो हम पसंद है उस चीज को हम लगा दिया। अब बेटा ये तो है एक साथ में, अब इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट है अच्छा बाद में रिकॉम्बिनेंट कर और इसको ट्रांसफर करेंगे तो हमारा इसको ट्रांसफर करना है तो क्या हमारा ये जीन नहीं जा रहेगा, अब उस बैक्टीरिया के अंदर ये भी बनेगा, ये जीन जो प्रोडक्ट बना रहा है वो बनेगा, समझ गए। तो ये कंडीशंस कल मैंने आपको बताई थी। आज हम लोग बात करते हैं, मैंने स्टार्ट किया था टूल्स के बारे में और टूल्स में अगर आप देखें तो मैंने कहा था कुछ टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम जो बायोटेक्नोलॉजी क्या होते हैं यूज होते हैं, जैसे क्या कहते हैं बेटा, अगर हम पहली बात करें तो उसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या था, तो पहला अगर बात करें तो था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कल मैं बात कर रहा था यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेटा ये बताओ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, क्या बोलते हैं, यानी कि आणविक कैंसिंग, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, या मैं बोलता हूँ इसको आणविक कैंसिंग, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं इसको, यानी कि आणविक कैंसिंग बोलते हैं। डीएनए आरएनए को अगर कट करना होता है तो उसको क्या करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मैंने कल बताया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की दो क्लास होती है, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, यानी कि इसकी दो क्लास होती है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस यानी कि एक होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और ये होता है रेस्ट्रिक्शन मैंने कहा था रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होता है वो करता है एंड से कट, कैसे करता है कट करता है एंड से। एंड का मतलब मैंने बताया था एक मार्कर है यहां से कट करना है तो कौन करेगा एक्सोन्यूक्लियस, और एंडोन्यूक्लियस करता है स्पेसिफिक लोकेशन से कट, जैसे मुझे स्पेसिफिक लोकेशन से कट करवाना है तो कौन करता है स्पेसिफिक के लिए लोकेशन से करता है तो करता है एंडोन्यूक्लियस। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि स्पेसिफिक लोकेशन का मतलब क्या है, जैसे ये है अगर मुझे मान लो इसका स्मूथ कट करना है तो ये क्या हो गया स्पेसिफिक लोकेशन हो गई, और मैं अगर यहाँ से कट करूंगा तो मैं मान सकता हूँ कि ये मैं किसका यूज करूंगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। हर किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो रिकॉग्निशन साइट होती है वो क्या होती है अलग अलग होती है। अगर कोई एंजाइम जहाँ से कट करता है वहीं से हमेशा कट करेगा। अभी मैं कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, अब जो आज पढ़ेंगे वो बता दें। अब देखो आपको बेटा यहाँ पे समझो आपको कि मैंने ये बता दिया कि एंडोन्यूक्लियस से स्पेसिफिक लोकेशन कट करते हैं हम लोग। अब कुछ और बात समझो, पहले आप लोग ये समझो कि डीएनए को मुझे कट करना है, किसको करना है कट करना है डीएनए। बेटा आप लोग को जैसे एक बात कहूँ, अगर मैं दीवार बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ दीवार, कोई मिस्त्री बनाता है और तुम कह दो कि भाई यहाँ तक बना दो, इसके बाद में अभी पैसा नहीं बाद में बनाऊंगा,
बाद में। हाँ स्पेशल पार्ट या तो आप ऐसे कहो कि अब नहीं बनवानी है, यहीं तक है, तो वो कैसे कट करेगा, इसको कैसे रखेगा, ऐसे बिल्कुल एक ऐसे सीधी। लेकिन आपने आपने कहा कि इसको मैं कंटिन्यू करवाऊंगा कुछ दिन बाद, तो वो पता है कैसे रखेगा, ऐसे एक ही अगले और एक ही पीछे, ऐसा रखता है ना। ऐसा क्यों रखता है वो, जिससे जब दीवार बने तो इसमें फंस जाएगी, अब वो कंटिन्यू चलती रहे, वरना अलग अलग हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, गिर भी जाएगी दीवार। तो इसके लिए ऐसा छोड़ता है। अब आपको पता है हम दीवार की बात नहीं कर रहे हैं, डेली बात कर रहे हैं कि हम लोग सुनो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही कट क्यों करते हैं। अब मैं समझा रहा हूँ कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम कट क्यों करते हैं। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है बेटा, एक बनाता है, इसको बोलते हैं हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, जैसे मान लो डीएनए है, एक बार सुनो डीएनए है, पहले डीएनए को समझ लेते हैं। ये तो आपको पता ही है कि एडेनिन के साथ क्या होता है, थाइमिन, और ग्वानिन के साथ क्या होता है, साइटोसिन। ये तो आपको पता है। अब आपको बताओ जैसे एक में डीएनए नॉर्मल है, ये डीएनए है, ध्यान रखना ना, यहाँ तो सीक्वेंस है, ये है। आपको इसका अगर मैंने ये लिखा है तो पता होगा यहाँ क्या होगा, बताओ सी डी सी जी ए जी इसका उल्टा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ए के साथ डी, जी के साथ सी। अगर आप लोग बताओ मैंने कट डीएनए को ऐसे कर दिया, क्या जुड़ पाएगा, नहीं। पता है कैसे करना पड़ता है, ऐसे अगर करना होता तो कौन करता, हमें कैसे करवाना है, एंड न्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस क्या करता है, स्टिकी एंड बनाता है। स्टिकी एंड का मतलब क्या हुआ, देखो बेटा सुनो, अगर उसने ऐसे कट किया, ऐसे ध्यान समझना, और दूसरा डीएनए होगा, दूसरे जोड़ना है ना, तो उसको भी ऐसे कट किया, लेकिन ये शर्त होना चाहिए कि सी के सामने उस डीएनए में जी आना चाहिए, और जी के सामने क्या आना चाहिए, सी, ए के सामने डी, जी के सामने सी, डी के सामने ए, उस डीएनए में, तभी ज्वाइन हो पाएगा। ये समझे आप लोग। अगर मान लो यहाँ सी है और उस डीएनए में क्या आता हो, टी आता हो, तो क्या ऐड हो पाएगा, नहीं। इसको बोलते हैं स्टिकी एंड। क्या बोलते हैं, अभी मैं थोड़ा अच्छे से समझा रहा हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हम लोगों ने कब पढ़ लिया, एंड न्यूक्लियस का नेमिंग पढ़ी थी ना, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टिकी एंड या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है बेटा, याद रखो। इसीलिए इसे क्या करते हैं क्योंकि ये बनाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बनाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनाता है। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है तो समझाऊंगा मैं। इसको हम लोग ये बोल सकते हैं स्टिकी एंड बनाता है। क्या बनाता है, रिकॉग्नाइजेशन। सुनो ये क्या होता है, सुनो जैसे आपने कभी नमन लिखा हुआ देखा है, नमन लिखा, एन ए एन ए एन। आप लोग बताओ, आप लोग चाहे इधर से पढ़ो चाहे पढ़ो उधर से, सर क्या सेम नहीं आ रहा है। मैं एक नाम बोलता हूँ, मार्करम। हाँ बहुत नाम होंगे। सुनो तो बताओ एन ए एम एन, इधर से पढ़ना है एन ए एम एन, तो बताओ ये क्या हो गया, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है जो दोनों तरफ से एक जैसा लगे। जैसे एक नाम आता है मलयालम, आप लोग पढ़ो, बताओ चाहे इधर से पढ़ो चाहे ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है, ये समझे आप लोग। अब देखो अगर मैं डीएनए की बात करूं तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगा डीएनए में, जैसे जी ए ए टी टी सी। अगर मैं इधर लिखूं जी ए टी टी सी, ये बेटा कौन सा एंड है, 5 एंड है, ये टर्मिनेट होगा ना, और ये कैसा है 3 to 5। आप लोग बताओ अगर मैं इधर से पढ़ रहा हूं तो जी ए टी टी सी, और इधर से पढ़ रहा हूं तो जी ए टी टी सी, और देखो जी के सामने सी आ गया, ए के सामने टी, टी के सामने टी, टी के सामने ए, टी के सामने सी के सामने बैठ गया ठीक। और ये ठीक बैठा है, इसका मतलब ये है कि कैसा सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। समझ गए, इसे हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और जब तक अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं बनेगा, सर इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कैसे पैलिंड्रोमिक, क्या हिंदी में बोले ऐसे निकलता है। हां इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, रिकॉग्निशन का मतलब पैसा लग जाना चाहिए। हाँ क्या कर सकते हैं? हिंदी देख लो कितनी बार रिपोर्ट लिखा भी है, जानने वाला सब कहेगा। हिंदी वाली है। अरे
इसको ऐसे बोलते हैं कुछ पहचान ऐसे होता है। देखो कि गूगल देख लो पेंडोल में कैसे सर हॉट तो क्या है किताब नहीं है बस सर किताब है इंग्लिश की। चलो बात करो, ठीक है? सर मैं देखिए बताता हूँ। हाँ सुनो हॉटस्पॉट बोलो। एक ये समझ में आपको पैरेलल से कैसे हो पैरेलल से मतलब दोनों तरफ से पढ़े तो कैसा हो सेम। अब इसका फायदा क्या होगा कुछ लिखना है क्या अगर लिखना है तो लिखो कि नाम फिर इसका फायदा बताओ ये क्या होता है ये क्वेश्चन ये मांगेगा ये बात वो बोला था पैरेलल से कैसे बताओ खाली इतना ही तो आम क्या करना था दोनों तरफ से क्या रहे सेम लेकिन ध्यान रखना है साथ में ये सामने आमने सामने आनी चाहिए तभी तो चिटिंग वाला कैसे होगी मैं ये पूरी प्रोसेस समझा रहा हूँ स्टिकी एंड किसी को बोलते हैं स्टिकी एंड किसी को बोलते हैं स्टिकी का मतलब है चिपकने वाला है चिपकने वाला है ठीक है अभी कुछ समझ में आ जाएगा वो क्या है ये पूरा प्रश्न हो जाएगा ठीक है हाँ क्या लिखा है आ रहा है कहाँ से आ गया आज रास्ते में पहुंच गए पहुंच जाएगा ठीक है जियो सी डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड लेंगे जियो सी बिल्कुल लेकिन जल्दी करा दिया चलो ठीक है समझा ये समझ गए चलो मैं लाता हूँ ठीक है अरे चलो लिखो लिखो अरे इतना तो अपना लिख लो ये देखो अब बेटा हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या फायदा है कैसे यूज करेंगे इसको ठीक है पैरेलल से देखो आपको ये तो पता होगा एक होता है देखो एक बात सुनो आपने देखो एक बात पहले सुनो जैसे आप लोगों ने एक तो डीएनए वो होगा जहां से हमें डिजायर जीन काटना है हाँ देखो और एक डीएनए वो होगा जहां हमें जोड़ना है ये समझे मतलब मुझे इससे काटना है ये जीन और यहाँ पे रखना है ऐड करना है ये तो करना है और ऐड करने के लिए ये काम नहीं आएगा हम कट करने के लिए आएगा ऐड तो डीएनए लाइगेज से हो जाएगा डीएनए का सीरो लेकिन तब हो जाएगा जब पैरेलल सीक्वेंस बनाएगा ये कौन सा रेसिक्शन एंजाइम अब ये कैसे बनाएगा देखो आपको बताओ बेटा ये वाला जो डीएनए है ये वाला ये है जो ये हमारा कौन सा जीन है डिजायर कौन सा है डिजायर ये मैं इसको बोल सकता हूं कि फॉरेन डीएनए है कौन सा है फॉरेन डीएनए का मतलब क्या होता है खराब नहीं दूसरा इससे हमें क्या निकालना है डिजायर डीएनए और ये कौन सा है वेक्टर डीएनए कौन सा है तो मैं क्या कर रहा हूं दोनों का बना ले रहा हूं ठीक है हां फिर बैटरी में प्रवेश करा के फिर रिकॉम्बिनेट देखो एक मिनट देखो एक हो जाएगा फॉरेन डीएनए और एक हो जाएगा कौन सा वेक्टर डीएनए अब देखो यहाँ देखो मैंने ऐसे एक डीएनए बना रहा हूं यहाँ पे
और एक डीएनए बनाओ ये वाला, और मुझे कंटिन्यू करना है ना, मतलब कट करके ऐड करना है ठीक है, ऐसे करूंगा। ये कौन सा डीएनए है? थर्ड डीएनए, यानी कि दो जीन है जो हम लेके आए, ठीक है। तो कट करके हमेशा ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखो यहाँ पे, हमेशा जब हम कट करते हैं, जैसे मैंने ये वाला डीएनए इससे निकालना है जी, और इस वाले डीएनए में क्या करना है? ऐड करना है इस वाले में। तो ध्यान रखना, हमेशा हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। क्या करते हैं? सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जहां जिससे जिस एंजाइम से इसको काटेंगे उसी से, वरना बेटा एक बात बताओ, जैसे मैंने मान लिया ईक्वाल फर्स्ट लिया, क्या लिया? ईक्वाल फर्स्ट क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंटीडिक्रीज है। अगर मैंने ईक्वाल फर्स्ट लिया, मैंने इसको दोनों को सेम से काटा, तो इन दोनों की रिकॉग्निशन साइट यानी कि मैं बोल सकता हूं सेम होगी, और सेम होगी तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बन जाएगा। अब मान लो मैंने इसको लिया ईक्वाल फर्स्ट से काटा, इसको काटा फिर सेकंड से, तो इसका कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस चेंज होगा और इसका कुछ चेंज होगा, तो ये जुड़ पाएगा क्या? नहीं जुड़ पाएगा। समझ गए बात? तो हमेशा हम दोनों डीएनए में सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये समझे आपको? अब देखो कैसे। मैंने मान लिया, मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया है मैंने इक्वाल फर्स्ट। क्या किया? इक्वाल फर्स्ट। कल मैंने इसकी नेमिंग बताई थी कैसे करते हैं, बताया ना? मैंने कहा था फर्स्ट लेटर जो होता है वो बैक्टीरिया उसका जीनस नेम का होता है, सेकंड दो लेटर कैसे होते हैं? स्पीशीज के होते हैं। ये क्या बताता है? स्ट्रेन, और ये कौन क्या बताता है? नंबर, जिस नंबर का हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, ये देखो मैंने तो, अब इसका बताओ क्या पैलिंड्रोमिक या रिकॉग्निशन साइट सेम ही होगी? तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मैंने यहां ले लिया जी ए ए टी टी सी। आप लोग कहो जी ए टी टी सी। अब आप लोग ये सोचना कि सर क्या यही होता है हमारा? नहीं होगा, मैंने खाली इसका बता रहा हूं ये होता है। अब मैं अगर इसको इससे काट रहा हूं तो इस वाली साइड में ये देखेगा कहां पे? तो ये यहां भी ये देख लिया, क्या देख लिया? जी ए टी टी सी, और इसके बाद जी ए टी टी। समझ गए? तभी तो मैं, अगर मैं सोचो यहाँ एक बार फर्स्ट नहीं करता, यहाँ मिड सेकंड करता, तो उसका ये नहीं होता पैलिंड्रोम, उसका कुछ और होता। पैलिंड्रोम तो होता लेकिन और होता कुछ, जैसे उसका ऐसा होता नमन मान लो, लेकिन नमन तो यहाँ नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि हम तो सीक्वेंस बोलेंगे ना। जैसे उसका होता ए जी, उसका होता ए टी टी बस, और इधर से पढ़ते क्या आता? ए टी टी, बोले तो उसका ये होता। लेकिन आप लोग बताओ, अगर उसका ये होता मान लो और इसका इतना बड़ा है, तो क्या जब काट दो सही बैठ पाते? नहीं। यहाँ पे देखो इसने कैसे कट देगा, ये देखो बेटा, ये डीएनए कंटिन्यू, ठीक है। अब इसने कैसे कट दिया? देखो यहाँ से ऐसे कट दिया, ये कट गया, कट गया ना, क्योंकि डीएनए कंटिन्यू हो रहा होगा, ये कट गया। अब इसका ये वाला क्वेश्चन बचेगा, और यहाँ देखो कैसे करेगा, यहाँ करेगा, हाँ इधर से ऐसे करेगा, इसे कट कर दिया, ऐसे कर दिया। अब आप लोग बताओ बेटा, अब यहाँ से आप लोग यहीं से समझ जाओगे, क्योंकि इसका रिकॉग्निशन साइड में बनाना है ना। ये देखो 5, ये 5 to 3 है, तो ये होगा 3 to 5, ये 5 to 3 है अगर, तो ये होगा 3 to 5। बताओ दोनों डीएनए कट गए? कट गए ना। ये लेकिन इसने कैसे काटे? एक सीक्वेंस बना के स्टिकी एंड, इनको बोलते हैं स्टिकी एंड। आप बताओ तो कैसे करेगा? अगर हम देखो ये डीएनए कंटिन्यू है, लेकिन ये पता कैसे करेगा? ऐसे करेगा, ऐसे। और ये वाला देखो यहाँ तो सीक्वेंस होगा, जैसे मैं यहाँ कुछ बना देता हूँ ए बी सी, यहाँ क्या होगा? ए टी, सही है। अभी डीएनए कंटिन्यू नहीं कितना कर दिया, ठीक है। और ये पता कैसे कटेगा? ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे रहेगा, यहाँ ध्यान रखना, ये जो कैसे रहेगा? जी ए टी टी सी, ऐसे। डिजिटल वाला होता है इसको भी यूज कर लेते हैं। अब आप लोग बताओ बेटा, हाँ यहाँ पे ऐसा रहेगा, और ये बन गए तुम्हारे यानी कि स्टिकी एंड। ये अगले कुछ हो सकता है, ये हो सकता है, ए हो सकता है, डी हो सकता है, सी डी, और यहाँ पे क्या होगा? ए टी सी
आप लोग बताओ ये क्या बन गया स्टिकी एंड, क्या बन गया ये इसको बोलते हैं स्टिकी एंड। अब ये कब बने बताओ, जब मैंने सेम रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे यूज किया। अब सुनो, जब मैं इसको ऐसे लेके आऊंगा जोड़ूंगा, तो आप बताओ जी के सामने यहाँ क्या आ जाएगा सी, ए के सामने क्या आ जाएगा डी, ए के सामने क्या आ जाएगा टी के सामने ए, टी के सामने ए और सी के सामने जी, चिपक जाएगा। अब हमको सोचो, अगर ये पैरेंटोमिक सीक्वेंस ना बनाते, पैरेंटोमिक सीक्वेंस ना होता, तो हो सकता है यहाँ जी है यहाँ पे टी होगा, तो कैसे बाइंड करता, जी के सामने टी डीएनए में कभी बाइंड नहीं करता, हमेशा ए के सामने टी करता है, जी के सामने सी करता है। अब बताओ ये वाले एंड कौन से हैं, स्टिकी एंड, अभी चिपक जाएंगे क्योंकि सेम पैरेंटोम था इसीलिए, समझ गए। अब हमेशा जी के सामने क्या आएगा सी, ए के सामने क्या आएगा टी, इसके बाद ए के सामने क्या आएगा टी, टी के सामने क्या आएगा ए, टी के सामने क्या आएगा आपको जल्दी है देखिए इधर थोड़ा सा रस्ते बैठो। चलो बेटा मैं फैच कर रहा हूं। अब आप लोग बताओ बेटा, यहां पे देखो स्टिकी एंड बन गए, और स्टिकी एंड का मतलब है कि यहां पे देखो जी के सामने सी, ए के सामने टी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, टी के सामने ए, सी के सामने जी। आप लोग बताओ अगर ये स्टिकी एंड ना बनते तो क्या डीएनए चिपकता नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ उल्टा पड़ता है डीएनए के जरिए, ये कोई धागा नहीं कि हमने ऐसे फाइब्रोसिस कर लिया भाई, यहाँ पे हमें हमेशा डीएनए में ए के सामने टी रखना पड़ेगा और जी के सामने सी आना चाहिए, तब वो बाइंड होगा, समझे। अब देखो ये ऐसे जुड़ जाएगा बेटे देखो, और जुड़ने के बाद आप लोग बताओ ये कैसे हो जाएगा ऐसे, जी जो ये चला जाएगा ना, ये वाला चला जाएगा, तो जी ए टी टी सी और जी ए टी टी सी, ये बन गया तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि ये हमने दो डीएनए जोड़ लिया और क्या बन गया रिकॉम्बिनेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट। अब आपको समझ में आया कि हम क्यों यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन का, क्योंकि वो क्या बनाता है स्टिकी एंड। यहाँ पे हमने क्यों यूज किया एंड बेस को, क्योंकि उसने क्या बनाया स्पेसिफिक लोकेशन से कट किया, उसने बनाया पैरेंटोम, और पैरेंटोम बनाया तो स्टिकी एंड बने, और स्टिकी एंड बने फिर तो यानी कि ए के सामने टी आ गया, बी के सामने सी, वरना ये नहीं आता। अगर मान लो बेटा यहाँ पे सी रख दूं, अब जब मैं चिपकाऊंगा तो यहाँ भी सी आ गया, कैसे हो जाएगा नहीं, सी के सामने क्या बचती, तो एक कब आया जब हमने पैरेंटोम सीक्वेंस को जोड़ा। ये बात आपको करनी पड़ेगी, ये बताओ कैसे लिखेंगे, ठीक। तो ये थोड़ा सा ये जो देखो, क्योंकि ये ऊपर कैसा बचना चाहिए ना, तो हम उसको काट के इधर से ऐसे ना ऐसे करके, ठीक, तो ये हट जाएगा, सेम है, सेम काटने को अभी जो था वो सही था सर, डिफरेंट काट से काटेंगे ना सर, जो पहले था वो सही था, सही तो है, ये वाला बचेगा तब तो ये ऐसे आएगा। अरे सर तो सर वो भी तो बचा है ऐसा ऐसा कर दो, अरे सही है यार, लेकिन चलो ऊपर से काट दो। हां आप सही है, आप सही है। अब आप लोग बताओ बेटा, ये बन गया पैरेंटोम, और पैरेंटोम बन गया तो स्टिकी एंड बन गया, स्टिकी एंड बन गया तो चिपक गया। तो ऐसे वो करता है ये वर्क, और ये सेम इक्वल हमने लिए होंगे यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ समझ गए कि ये कैसे वर्क करता है। चलो इसको कुछ करना है तो करो, देखो समझ रहा है, ऊपर दिख रहा है यार, देखो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ नहीं है, मुझे ये किताब रखनी पड़ती है यहाँ पे, आपको पता है ये वाली लाइन से इधर उठा दो, आपको पता है वो वाली चेयर से कर देगा उस उधर वाली कोई लाइन और भी तो होता है, ठीक है।
फर्स्ट एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया के कौन सी होगी तो कौन सी है फर्स्ट यस बैक्टीरिया एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक। यस तो एंटीबायोटिक वो तो हमने वहाँ देखा था, माइक्रोस्कोप करा था, वो तो सर बट फंगस से था ना फंगस से था, पेनिसिलिन, हाँ पेनिसिलिन बुलटम, हाँ बैक्टीरिया सर को बैक्टीरिया से बैक्टीरिया से अगर मुझे लगा कि पेनिसिलिन देखा है किसी सर हाँ अरे सर एक बार ये दोबारा समझा दो। सर नहीं पता नहीं सर क्या मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सर फर्स्ट एंटीबायोटिक आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया से लिए तो उसका नाम तुमने देखा नहीं, क्या था? नहीं सर मैं देखा था एग्जाम से तो ऐसे ही चलो देखा। अरे सर जी आपके पास तो फोन है नहीं बोलती है स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन ठीक। अच्छा जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है ये कौन सा है, ये क्यों लिखा है? आप लोग गलती करें बैठ सकते हो, इस वजह से बैठ जाते हो ये सभी होने से ठीक कौन सा ये लिख दिया आपको? सर उठ जाइए। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। ठीक है एक बार रिपीट करेंगे
लिख दिए जल्दी लिखो Sir, left hand, क्या left लेफ्ट क्या लेफ्ट को लेबोरेटरी पीड हर बदलाव डी पी डबल ई डी हाँ तो पीड का मतलब होता है जो होता नहीं है जो से तुम होता है उसको बोलते हैं पीड सर पिछले 12 में बोल हुआ था उसमें सभी लैब की फुल फॉर्म पूछी थी और उसके बारे में लिखा पड़ा इससे हमसे जो बोर्ड का एग्जाम था सबसे पूछेगी अच्छा लैब की बनवाओ सर हमने बायो में पढ़ी नहीं थी नहीं 11th में जो क्या 12th में पढ़ी वाला कैसे को मान लेना अच्छे से पढ़ी है यहाँ 12th वाला कुछ खत्म कर रहेगा 11th वाला हमारे एग्जाम हो गए कब है 11th तो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ लिए ना नो ये पढ़ लिया ये लिख लिया बेटा समझ हो गया पहले एक बार समझ लो ठीक है फिर से सुनो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ आप लोग पहले ये सुनो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज क्यों करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब होता है आणविक कैंची अगर मुझे डीएनए कट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई डीएनए तो बहुत बड़ा नहीं होगा रस्सी नहीं है कि उसको कैंची से कर देंगे वो डीएनए है भाई कितना छोटा है हमें नहीं दिखाई दे रहा है और उसको हमें एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट करना है कितनी बड़ी बात है तो उसको कौन करते हैं एंजाइम कौन करते हैं एंजाइम हमने डाल दिया अब वो अपने आप से स्पेसिफिक लोकेशन से कट कर देगा फिर लाइगेज डाल दिया वो अपने आप से जोड़ देगा सही है ये ऐसे काम होता है ओके सुनो अब यहाँ देखो मैंने कहा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही हम कट क्यों करते हैं उसका मतलब समझो आप लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहली बात तो दो टाइप के होते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस वो होते हैं जो एंड से कट करते हैं और स्पेसिफिक लोकेशन जो कट करता है वो कौन सा होता है एंडोन्यूक्लियस ठीक है एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है बेटा स्पेसिफिक लोकेशन का मतलब है कि जैसे ये डीएनए है पूरा ठीक है अब मुझे इसका खाली ये वाला हिस्सा काटना है इसमें लिखा हुआ है स्मूथ तो मुझे मान लो ये स्मूथ वाला हिस्सा किससे कट रहा है इक्वाटर से अब आप लोग बताओ इस अब ये स्मूथ तक अब मैं जब भी इक्वाटर डालूंगा जिस भी डीएनए को स्मूथ वाला पार्ट कट जाएगा समझ गए ये बात समझे अब यहाँ आता है स्टिकी एंड पैरेंटोमिक सीक्वेंस ये क्या है तो वो समझ लो अब बेटा ये बताओ अगर ये है मार्कर तो यहाँ कोई ऐसा खेल नहीं है कि एक स्टैंड डबल स्टैंड नहीं है पहली बात और दूसरा ऐसा नहीं है कि ए के साथ टी जुड़ेगा टी के साथ टी जुड़ेगा लेकिन डीएनए के साथ ऐसा है डीएनए का हमेशा एक स्टैंड दूसरे स्टैंड से एडेनिन के सामने थायमिन होगा तभी जुड़ेगा और गुआनिन के सामने साइटोसिन होगा तभी जुड़ेगा या तो ए के सामने टी हो या टी के सामने ए हो या तो जी के सामने सी हो या सी के सामने जी हो तभी जुड़ेगा क्योंकि डबल स्टैंड होता है सीडी मान लो सीडी होती है अब देखो क्या है अब मुझे क्या करना पड़ता है यहाँ पे दो डीएनए कट करना पड़ता है देखो एक तो वो वाला डीएनए हो गया जिससे मुझे डिजायर जीन चाहिए डिजायर जीन का मतलब जो मैं जीन को निकालूंगा और एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड इसमें मैं जोड़ूंगा ये तो होता है कौन यहाँ देखो एक वो वाला डीएनए हो गया जिससे मुझे क्या करना है जीन को काटना है डिजायर जीन को और एक वो है जिसमें मुझे यानी कि चिपकाना है ठीक है लगाना है अब आपको बताओ एक बार सुनना अब ये एंड से कट तो नहीं कर रहा है ना ये स्पेसिफिक लोकेशन से कट कर रहा है तो बेटा आप लोग बताओ ये ऐसे नहीं जुड़ जाएगा डीएनए ऐसा जुड़ता है ए के सामने टी आए टी के सामने ए आएगा और ये तब आएगा जब बन रहा होगा पैरेंटोमिक सीक्वेंस और पैरेंटोमिक सीक्वेंस वो होता है जो दोनों तरफ से पढ़ने पर सेम हो एक बात और कहूँ आपको ये मत करना कि जी ए टी टी सी पैरेंटोमिक सीक्वेंस है अगर मैं चलो ये मान लो ए टी टी ए पैरेंटोमिक नहीं है तो अब अगर देखो एक स्टैंड में ऐसे कर लूंगा एक इधर से और दोनों कर देंगे रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या बनाते हैं स्टिकी एंड बनाते हैं और स्टिकी एंड का मतलब होता है कि दोनों डीएनए में दोनों स्टैंड में
सेम कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ता हो। तो देखो मैंने ऐसे लाइन किया, इसको ऐसे कट कर दिया, उसको ऐसे कर दिया। अब देखो इसका ऐसे कट गया ये, और ये कैसे कट गया, ऐसे कट गया। अब ये बताओ क्या बन गया स्टूडेंट? मैंने क्यों बचाना स्टूडेंट? क्योंकि देखो जी के सामने क्या आ रहा है, सी, ए के सामने टी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, और सी के सामने जी। ऐसे खिसकाऊंगा अपने आप से चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाएगा? क्योंकि ये कैसे बन गया, ऐसे गेट बन गया। अब सोचो अगर मैं रेसिप्रोकल नाम चेंज कर देता और पैरेंट सीक्वेंस ना होता तो आप लोग बताओ हो सकता है जी की जगह टी आता। अब आप बताओ टी के सामने क्या सी चिपक जाएगा? नहीं। लेकिन सर तो सर दोनों यहाँ पे अलग हो जाता ना, अलग अलग रहते तो वन होती तो समझ गए। तो यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए था, जी। और एक कब हुआ, जब हमने पैरेंट सीक्वेंस को देखा, फिर दोनों तरफ से क्या होता है, सी। समझ गए? तो एक अब ये बताओ, मैंने इसको ये मान लो जीन है और ये मान लो वेक्टर है। वेक्टर क्या है, प्राइवेट। अब जीन को जब मैं वेक्टर में जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और हम बायोडायग्नोस्टिक यही तो करते हैं। तो आपको ये समझ गए कट करके जोड़ा जाता है, समझ गए? यहाँ मेन हमें नाम मिला पैरेंट सीक्वेंस। सही है? जो कौन बनाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। हमने नेमिंग देख ली, यानी कि हमने ये देख लिया कि रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस कैसे काम करता है। समझ गए सब बच्चे? किसी भी डाउट तो नहीं कुछ? नहीं सर। अब आपका इस किताब में देखो डायग्राम बना हुआ है, सर देखिए इसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है पैरेंट सीक्वेंस लिखा हुआ है। देखो किताब देखो है, यहाँ क्या दिखाया गया? देखो ये लिखा है एक क्या वेक्टर डीएनए, एक क्या फॉरेन डीएनए। बेटा फॉरेन डीएनए का मतलब होता है दूसरा जो जी हम जाननी चाहिए। इन्होंने देखो ये बना दिया स्टिकेंड, और स्टिकेंड बन गया, इसका मतलब क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और यहाँ पे भी इन्होंने जो पैरेंट सीक्वेंस लिया है वो GAATTC ही लिया है। समझ गए? इसके बाद देखो यही तो होता है बेटा। जैसे इन्होंने एग्जांपल में दिया है मलयालम, नीचे देखो मलयालम में लिखा हुआ। मलयालम क्या होता है, पैरेंट, क्योंकि आप MALAYAM पढ़ोगे, चाहे इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो, लेकिन सेम ही आएगा। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं पैरेंट सीक्वेंस। समझ गए? अभी देखो ऐसे बेटा यहाँ तक आप लोग यहाँ जोड़ा है तो अपने किस जोड़ा है, डीएनए आएगी। एक बात होता है बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा कैसे काम करता है, मॉलिक्यूलर सिलेक्शन है। लेकिन एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, कौन होता है? और वो किसके तरह काम करता है, गम की तरह, मतलब जोड़ने वाला, जोड़ता है तो डीएनए। समझ गए? तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का। अच्छा एक डायग्राम ये है, देखो बेटा यहाँ देखो, इस बार देखो क्या है, समझ रहा हूँ किताब में देखो। इन्होंने क्या किया, वेक्टर डीएनए लिया है, फॉरेन डीएनए का मतलब है जीन, जो डिजायर जीन है वो, ठीक है। इन्होंने डिजायर जीन वेक्टर डीएनए को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद ये क्या बना लिया, लिखा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल ने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया किसके अंदर, इकोलाई के अंदर। अब हम इकोलाई क्या करेंगे, लगातार ग्रो करवाएंगे, और लगातार इकोलाई क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और नए नए हमारे जीन्स क्या होंगे, बनते जाएंगे। समझ गए? तो यहाँ पे ये दिखाया गया। क्लियर है बच्चों को? बताओ अब देखो अगले बेटा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे समझो आप लोग, ये बेटा तो बताओ आप लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो डायग्राम है पूरा पढ़ लो, अगर किसी को डाउट हो मुझसे पूछ लो जल्दी से। फिर हम लोग नहीं क्या पढ़ते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे नीट में हर बार क्वेश्चन आता है। एक हटा दे रहा हूँ, देखो पढ़ लिया होगा बच्चों ने, पढ़ो जल्दी, कोई डाउट हो। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जो यहाँ से पढ़ेंगे, जहाँ किताबें से बनी हुई है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। अब बेटा यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे सारी टेक्निक ऐसे होती है जैसे हम लोग लैब में कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टेक्निक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ सर मेरी ओपिनियन जरूर देना वहाँ पे, जैसे आप वहाँ वैसे किताब दे देना सारे सारे। ये समझो ये टेक्निक है क्या है, यहाँ से नीट में हर बार क्वेश्चन आएगा। देखो ये क्या होती है, आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में डीएनए कट कर लिया, सही है,
डीएनए के हमने बहुत फ्रेगमेंट्स कर लिए, मतलब टुकड़े बना लिए। अब ऐसा तो है नहीं, हम लोग अगर बड़ा डीएनए होता है तो हम क्या करते हैं, हाथ से कर लेते हैं, भाई तू बड़ा है तू साइड से, तू छोटा है तो अगले आना, ऐसे करते हैं। लेकिन जैसे आप लोग क्लियर करते हो ना इंस्ट्रूमेंट, तो क्या होता था, छोटे आगे जैसे छोटा आगे, उससे बड़ा आगे, उससे बड़ा पीछे, उससे बड़ा पीछे, ऐसे ना सबसे बड़ा आगे लग गया, ऐसा नहीं होता ना। और लास्ट में सबसे जिसके बाल बड़े होते हैं उसके मारे लगते हैं इसको। तो इसमें पता रहता है छोटा कौन है बड़ा कौन है ना। सबसे जो सबसे कम हाइट का होगा उससे आगे लगा सबसे होगा। पहले एमसी वाले फिर केजी वाले। सुनो सुनो ठीक है। अब देखो बेटा, अब मुझे डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है। क्या करना है? डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करना है? सेपरेट। और बेटा डीएनए फ्रेगमेंट्स ऐसे नहीं कि हम लोगों ने हाथ से कर रहे हैं, इतने छोटा वाला अगला था। डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी अकॉर्डिंग टू साइज उस टेक्निक को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब मैंने क्या बोला, अगर हमें सेपरेशन ऑफ, यहाँ देखो बेटा, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू साइज, अगर मुझे साइज के अकॉर्डिंग सेपरेशन करना है डीएनए फ्रेगमेंट्स का, तो उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ गए? ये समझ गए? बताओ अब होता क्या, देखो बेटा आप लोग बताओ, मैंने क्या किया, इसमें मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगा कहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये समझ लो। अच्छा ये आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज क्या बोलते हैं और पॉजिटिव चार्ज क्या बोलते हैं? बताओ। बता, एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। और कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। आप लोग बताओ बेटा, डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो पता है। नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए, मैं बता देता हूं एक बार, नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए। सर कहां मैं बता दीजिए नहीं बता जेनेटिक्स में बताया था जब पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर सर जेनेटिक्स का मायने नहीं। मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स का पढ़ रहे थे नेगेटिव वाला चैप्टर, तो वहां मैंने डीएनए के बारे में समझाया था और वहां लिखाया था नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए। हां लिखा था। और अब एक कहता ना फिट जाओ तुम। अच्छा बताओ, जब मैंने आपको बताया था कि हम डीएनए को वो क्या कैसे पैकेजिंग करते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव होती है और डीएनए का नेगेटिव चार्ज होता है, तभी तो अट्रैक्ट होते हैं, अटैच होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं अपने आप को? अट्रैक्ट। और सेम चार्ज क्या करते हैं? दूर दूर, समझ गए? रिपेल करते हैं। तो ये तो मैंने वहां बताया था आपको, फिर भूल जाते हो तुम लोग, और लगा देते हो। नेगेटिव चार्ज ठीक है सर अगर कुछ से आए तो समझ लगेगा बच्चे के जीरो एकदम, सभी को बताया नहीं है। सर जेनेटिक्स का है नहीं छुट्टी वाली क्यों नहीं आए? नहीं। अब देखो भाई, डीएनए कैसा था, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, ये देखो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, यानी इधर क्या लगा दिया मैंने, और ये क्या हो गया कैथोड। आप लोग बताओ बेटा, ध्यान सुनना, अगर मान लो ये है नेगेटिव चार्ज और इधर क्या है पॉजिटिव, ये आपस में अटैक करेंगे तो सबसे बड़ा होगा उससे क्या जाएगा अपने आप से। भाई ऐसा होता है, जैसे मान लो चुंबक है और इधर लोहे के छोटे पार्टिकल डाल दो और चुंबक इधर, तो जो सबसे बड़ा पार्टिकल है उसमें जल्दी आएगा। सर छोटा नहीं छोटा नहीं, वाला बहुत छोटा आएगा, लेकिन यहाँ पे ये कौन सा समझो ना, उल्टा उल्टा नहीं समझ में आया। नहीं आ अच्छा ये बताओ मुझे, चलो मैं उल्टा कर देता हूँ। ना उल्टा करो। आप लोग तो एक इधर लोहे के पार्ट में, वो तो सही बात है, छोटा हल्का होता है तो बाकी चला आएगा, मुझे पता ही बात। लेकिन आप लोग ये बताओ, अच्छा आयरन इधर लगा हुआ है, कैसे होता है? चलो ये डीएनए का फ्रेगमेंट इतना है और ये कितना है, ये जल्दी नहीं आएगा, गलत जल्दी आएगा, क्योंकि स्पीड इंडेक्स ज्यादा है और इसमें क्या है कम है। सर अट्रैक्शन मतलब सर छोटा तो वाला अट्रैक्शन ज्यादा होगा इसके 32 का, बस ये कैसे तो सर समझ गए? जल्दी हाँ, कौन सा हाँ, वो एक खाली सेकंड में बता रहा हूं, तो रियल वाली गेम पे ले गए बात में ये होगा, सही है? आप सुनो, और छोटा है तो नेगेटिव कम है और कम है तो हल्के के आएगा तो समझ के आएगा। तो आप लोग बताओ बेटा, लार्ज वाले होंगे वो अगले आ जाएंगे और छोटे वाले कहां जाएंगे? तो ये हमने क्या कर दिया बताओ, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट अकॉर्डिंग टू साइज। टेक्निक को क्या बोला? सर मेरे को हाँ लिखा हुआ है सर, जेन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है जिसमें हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को अकॉर्डिंग टू साइज क्या करते हैं? सेपरेट। ठीक है, तो हमने कट किससे किया बताओ? रेसेक्शन जेन से, और सेपरेट किससे करेंगे? टेक्निक से, जेन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन लेते हैं, पहले सुनो मेरी बात, ध्यान सुन लो। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है
कि बताओ यहाँ पे जेल कौन सा यूज करते हैं, तो वो करते हैं एगरोजेल। क्या करते हैं? एगरोजेल। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि हम से जेल का बड़ा मैच वाला फिर जाएगा जेल एगरोजेल वैसे तुम ये तो पढ़ा ए मैट्रिक्स लेते हैं, वो क्या लेते हैं हम लोग? मैट्रिक्स, इथिडियम ब्रोमाइड। ये सब आपको ध्यान करना पड़ा होगा पूरा। मैंने आप लोग ये समझ गए? किताब लगा भाई, मैं लैपटॉप में समझ रहा हूँ। किताब लगा जहाँ लिखा हुआ है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, लिखा हुआ है देखो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। यहाँ से नीट में ये क्वेश्चन आता है, हमें ध्यान रखना। पढ़े यहाँ ऐसे एकदम से एनसीईआरटी नहीं है, या तो पिछला क्लास में लगाओ बराबर है। सर मेरे मिट्टी क्यों लगा रहे हो? हाँ हाँ पेन दे सर पेन दे दो जरा। बेटा एनसीईआरटी कौन सी आपके पास है? दोनों बात नहीं है, दोनों वाला पेन नहीं है। अभी पता है कि मैं इधर नहीं पढ़ा रहा हूँ दोबारा, डिजिटल बोर्ड नहीं है तब तुम्हारे पास है। सर डिजिटल बोर्ड हमारे सर कौन से काम चला रहे हैं? सर तुम नहीं लेट हो रहा है। और तुम लोगों के पास है? अच्छा तो एक दो किसके पास है? इधर इधर साइड में तुम लोग पास दो है, एक किसने दिया बताओ? तो मैं एक मिल गई, ठीक है। क्योंकि आपको देखो नहीं तो एक्सपर्ट होगी। चलो एक देखो लिखा है था कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जब हम डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एजेंट से कट करते हैं तो फ्रेगमेंट्स में बहुत सारे, अरे पेज नंबर 168 कहाँ घूम रहे हैं भाई? एक देखो यहाँ पे देखे, देखो जहाँ लिखा हुआ है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? आइसोलेट करना, चेंज अलग अलग करना। ये सेपरेट का मतलब वही होता है, सही। तो देखो कह रहा है कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। मतलब अगर मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करूंगा तो डीएनए किस में डिवाइड हो जाएगा? फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे ना। अगले देखो कह रहा है दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक जिसे बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ गए? अगले कह रहा है सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, डीएनए कैसा होता है? मॉलिक्यूल दे कैन बी सेपरेट बाय अ फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड द एनोड। एनोड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और कह रहा है अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम मैट्रिक्स। ये तो वही हो गया ना, जैसे एक प्लेट हो गया उसमें मैट्रिक्स हमने रख दिया, एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड। अब वो अटैक करेगा ना ऐसे। कह रहा है नाउ इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स कौन सा है बेटा? एगरोजेल। कौन सा है? और ये कह रहा है कि विच इज नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सी बीड्स। ये कहां से मिलता है हमें? सी बीड्स। सी बीड्स का मतलब होता है समुद्री खरपतवार, होता है समुद्र में होता है। बीड्स का मतलब होता है खरपतवार, मतलब नहीं जानते हो जैसे बाहर डालते हैं क्या बोलेंगे खरपतवार, यस सर ऐसे। अगले कह रहा है डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट। ध्यान रखना सीविंग का मतलब होता है जो जैसे छलनी होती है, छलनी अगर हम दूध छानते हैं तो उसका कौन सा कैसे इफेक्ट? सीविंग इफेक्ट, जिससे वो कुछ निकल जाएगा, उसको बोलते हैं सीविंग इफेक्ट, छलने वाली। अगले कह रहे हैं प्रोवाइड बाय द एगरोजेल, क्योंकि यहाँ पे हमने किस जेल का यूज किया है? एगरोजेल का। हैंस द स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव। अगले देखो क्या कह रहा है सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide followed by exposure to UV radiation। अब ये कह रहा है सुनो, हमें वो डीएनए फ्रेगमेंट्स तब दिखेंगे जब हम इथिडियम ब्रोमाइड से क्या करेंगे उसको, ऐसे मान लो धुल ले, धुलना होता है ना स्टेनिंग करना। जैसे मान लो ये पेन है, ये मुझे नहीं दिख रहा है मिट्टी में, मैं इसको पानी डालूंगा ये धुल जाएगा, पेन दिखने लगेगा। ऐसे ही हमें अगर मान लिया नहीं दिख रहा है डीएनए फ्रेगमेंट्स तो हम क्या करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करते हैं और वो हमें दिखने लगते हैं। अगले कह रहे हैं देखो विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर। और मैं कैसे देखते हैं? ये लास्ट ये क्वेश्चन आया था ये वाला कि हमें डीएनए फ्रेगमेंट कौन से करके दिखते हैं, बस तो कौन से करके? ऑरेंज कलर के। अंडर करो। और कह रहा है बैंड ऑफ डीएनए इन द इथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग जेल एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। कोई भी पूछ सकता है कि तो आपने कौन सी लाइट का यूज किया, तो कौन सी? यूवी लाइट।
कह रहा था सेपरेटेड बैट ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रो जेल एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द जेल पीस। इसको हम लोग बोलते हैं इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब क्या होता है? सुनो, जैसे ये डीएनए फ्रेगमेंट्स है, इनको मैंने मैट्रिक्स से अब निकाल लिया, इसको बोलते हैं इल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो यहाँ मैंने क्या कर देखा, देखो बेटा, देखो ये मैंने एक प्लेट लिया, सही है, प्लेट में मैंने क्या लगा दिया, एनोड, और उसमें जो मैट्रिक्स किसका लिया, एगारोज जेल लिया। एगारोज जेल को उसमें जैसे ऐसे मान लो जैसे ना कि एगारोज जेल में हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स डाल दिया। अब अपने आप से वो, क्योंकि उसके पास सीविंग इफेक्ट होता है ना, जो ज्यादा बड़े होंगे वो अगले आ जाएंगे, जो छोटे होंगे वो पीछे आ जाएंगे, सेपरेट हो गए। हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड से उसको स्टेनिंग कर देंगे। और हमें कैसे कलर दिखेंगे बताओ? ऑरेंज कलर के बैंड की तरह। और किस लाइट में? यूवी लाइट में। क्लियर? और इनको हटाने को वहां से क्या बोलते हैं? इल्यूशन। क्लियर हुआ? इतनी बातें अगर आपको पता है तो कोई सा क्वेश्चन पूछेगा आपको कर सकते। अगले जो क्या कह रहे थे, डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड द वे आर इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग। सर एक्सेप्ट। ये इल्यूशन क्वेश्चन का इल्यूशन का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, उस जेल से हम निकालना क्या निकालें? डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है, उसको बोलेंगे इल्यूशन। और अब ये हम किससे डीएनए को ज्वाइन किससे कर देंगे? क्लोनिंग बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया। समझ गए? अब आप लोग ये तो पता ही होगा बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया क्या होगा? जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को लेके जाएगा उसे क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया। ठीक है, तो पढ़े। अब इसे हटा दूं तो बिल्कुल हटा। चलो, तो अब ये पोर्शन थोड़ा समझ रहा हूँ बीपीआर का। पहले बताओ हमको वेक्टर, प्लाज्मिड और रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझते हो क्या? सुनो, एक बार फिर सुन लो, फिर हम लोग अगली बात करते हैं, ठीक है? पहले बताओ वेक्टर का मतलब क्या होता है? तो ले जाने का बाहर, जो किसी को ले जाए। जैसे मेरा डिजाइन कौन लेके जा रहा है? वेक्टर, लेकिन वेक्टर का मतलब प्लाज्मिड, यानी कि बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा डीएनए वही तो लेके जा रहा है। ये जीन ऐसा नहीं है कि मैं हाथ से पकड़ के ऐसे ट्रांसफर कर दूंगा, भाई कोई ले जाने वाला होना चाहिए ना। तो वेक्टर, एक मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड ही काम करता है किसकी तरह? ये समझ गए? और ये प्लाज्मिड कैसा होगा? रिकॉम्बिनेंट। कैसा होगा? क्योंकि मैंने इसमें क्या मिलाया है? डिजाइन। क्या मिलाया है? समझ गए ये बात? इस पल्ले पढ़ते हैं आपको। यानी कि वेक्टर जो डिजाइन को लेके जाएगा, डिजाइन का मतलब होता है अंदर जीन है मेरा, जो मैंने निकाला है दूसरे से। प्लाज्मिड क्या है? बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट क्या है? इस डीएनए क्रोमोसोम में मैंने इस डीएनए में मैंने किसको जोड़ दिया? डिजायर्ड। समझ गए? तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे आम का डीएनए है, सही है, आम के अंदर कुछ चेंजमेंट करना है। क्या करना है? चेंजमेंट। बेटा आप लोग बताओ, आम के अंदर क्या अगर जीन थेरेपी होगी या आम के अंदर मैं कोई जीन डालूं, सही है, जैसे मैंने कॉटन प्लांट में किराई जीन डाला था, सही है, तो कैसे डाला होगा? आपको क्या लगता है कि मैंने जीन निकाला और इंजेक्शन कर दिया? नहीं। कैसे डाला? सुनो, मैंने क्या किया, बैक्टीरिया से हमने निकाला था, तो एक तो हमने ये ले लिया, यानी कि जिससे हमने डिजाइन को निकाला है, बैक्टीरिया का जीन ले लिया, उसे कट किया होगा किसके द्वारा? रेस्टिस एंजाइम के द्वारा। फिर हमने लिया होगा प्लाज्मिड, किसका? दूसरे बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा डीएनए, उसमें जोड़ा होगा उसको, और उस बैक्टीरिया के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया होगा। अब वो बैक्टीरिया को हमने, अब बताओ उस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड लिया हमने, वो क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उसके बाद मैंने उस बैक्टीरिया को उस प्लांट के अंदर इंजेक्ट कर दिया होगा, बस हो गया। ऐसे होती है बायोटेक्नोलॉजी, समझे हो? तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वेक्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वेक्टर। अच्छा, खाली वेक्टर ही हो सकता है, वेक्टर ईस्ट हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है? ईस्ट। लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि मच्छर वेक्टर हो जाएगा, नहीं,
मच्छर सुना होगा, मच्छर के बाद एक्स्ट्रा डीएनए है ही नहीं। और हालांकि मच्छर कैसे रहता है, मच्छर बैक्टीरिया काम करता है किसमें, डिजीज में। जैसे आप लोग बताओ, आपको अगर मलेरिया होता है तो कौन मच्छर करता है? अब वहां बताओ मच्छर बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि मच्छर लेके आ रहा है इसको ब्लड, इसीलिए मच्छर कौन हो गया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब होता है बाहर ले जाने वाला। तो मेरे डिजायर जीन को कौन ले जाएगा, प्लाज्मिड। कौन ले जाएगा? और प्लाज्मिड क्या है, किसी भी बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। यहाँ तो सबको बात कर ली पड़ गई, तो ठीक है। तो हम लोग एक करके बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं पहले, एक बैक्टीरिया के बारे में सुन रहा हूँ तब ना होंगे ये देखो बेटा, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, किसकी बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो यहाँ पे एक एंजाइम, एक बैक्टीरिया का जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, उसका नाम है PBR322। क्या नाम है, PBR322। ये बहुत फायदेमंद है किसी के। ये एक डीएनए है और डीएनए का एक प्लाज्मिड है, क्या है, और ये कौन सा है बेटा, PBR322। अब आपको पता है ये PBR322 प्लाज्मिड नाम क्यों है? क्योंकि जो पी से प्लाज्मिड, दो साइंटिस्ट एक नाम है बॉलिवर, एक है रॉड्रिगेज, और दोनों के नाम से इसका नाम रखा है PBR। और 322 का मतलब है कि जो ये प्लाज्मिड बनाया है उस लैब का नंबर है कि कौन सा प्लाज्मिड बनाया है, 322। ये रेसिस्टेंस का मतलब नहीं, वो अलग है, ये हम प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं। प्लाज्मिड का नाम क्या है, PBR322। P का मतलब क्या है, प्लाज्मिड। BR का मतलब क्या है, बॉलिवर और रॉड्रिगेज से बनाया था। और 322 का मतलब क्या है, लैब में, जिस लैब में ए कौन से नंबर का प्लाज्मिड बनाया है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो कैसा हम भाई बोला कि नहीं था, डिजिटल में सब भाई अब आप लोग याद रखो थोड़ा सा, समझ लीजिए। याद रखो, आपने आपको उस पे डायग्राम क्या होगा, जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सही देखो। आप लोग बताओ, एक यहाँ पे लिखा होगा आर और बी, क्या लिखा है, मैं आपको समझा दूंगा ये क्या है। एक लिखा होगा ओ आर आई, क्या लिखा होगा, और आपने देखा होगा ऊपर जाके कुछ नाम लिखे हुए हैं, सही है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। जैसे आपने देखा होगा एक नाम लिखा होगा PST फर्स्ट और PBU फर्स्ट, देखा है, PST फर्स्ट और PBU फर्स्ट। और ये इधर क्या लिखा है, AMP ना, AMP सर, आर भी सर हाँ क्या, हाँ वो सेकंड को आर मानते हैं सर। एक यहाँ देखो ऐसे लगा हुआ है, इसके बाद आपने देखा होगा कि इधर बहुत सारे होंगे CNA सेकंड, ये होगा ना, मैं बता देता हूँ। अब इधर लिखा हुआ टेट्रासाइक्लिन, सही है, और ये सब एक। अब आप सुन लो थोड़ा सा इसके बारे में, ऐसे आप लिखे होंगे बेटा, तो इधर लिखे हुए हैं बाहर साइड, ये सब है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या है, अब आपको सर यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है बेटा, इसका रिकॉग्निशन साइड यही होगा, रिकॉग्निशन साइड मतलब पहचान, इसका यही से कट करेगा ये, समझ गए। और ये जो लिखा है AMP टेट्रासाइक्लिन, ये है सेलेक्टिव मार्कर, क्या है, सेलेक्टिव मार्कर। तो ये सेलेक्टिव मार्कर क्या होता है, क्या लगता है, पहचान के लिए। ये दोनों है इक्वल टेट्रासाइक्लिन, इसका नाम है टेट्रासाइक्लिन, और ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और ये है एमपी, समझ गए। ये देखो अब बताओ आप लोग, ये टेट्रासाइक्लिन और एमपी क्या है, सेलेक्टिव मार्कर है। ये बताए ओआरआई क्या है,
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? जो भी लिखा है इसमें लिख लो बेटा, ये क्वेश्चन पेपर। और इसका मतलब है रिप्लेसर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन ये पता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब क्या हुआ? ये यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो इसको बोलिए हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये आरओपी क्या है? ये कॉपी नंबर कंट्रोल करता है, कितनी कॉपी कंट्रोल, कितनी कॉपी बनेगी इसकी, ठीक है। ये क्या है? रेसिस्टेंस एंजाइम। बॉस जितने भी देखो यहाँ लिखा हुआ है पीयू फर्स्ट, पीएचडी फर्स्ट, ईक्वार फर्स्ट, सीएलए फर्स्ट, हिंड फर्स्ट लिखा है, और इसके बाद लिखा है बायोमैच फर्स्ट और साल फर्स्ट, और लिखा है टेट्रासाइक्लिन। जहाँ टेट्रासाइक्लिन लिखा है वहाँ लिखा होगा बायोमैच फर्स्ट, लिखा है ये? और क्या लिखा है? साल। अब इसका मतलब ये हुआ कि साल फर्स्ट इस वाली साइड को कट करेगा, बायोमैच फर्स्ट इस वाली साइड को कट करेगा, पीएचडी फर्स्ट, पीयू फर्स्ट इस वाली साइड कट करेगा, ये सीएलए हो गया, ईक्वार फर्स्ट हो गया, ये इस वाली साइड कट करेंगे, ठीक है। तो एक क्या बन गया बताओ? प्लाज्मिड। मैंने एंटीबायोटिक डाल दिया, मैंने ये जो एंजाइम कट करेंगे और कट करके क्या कर रहा है कि डिजाइन जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा होता है प्लाज्मिड। दिखता कितना बड़ा ये नहीं हाथ में रहेगा, बहुत छोटा होगा। लैब में कैसे? लैब में माइक्रोस्कोप होता देखते हो, सोचिए डीएनए है, बैक्टीरिया हमें दिखता है, बैक्टीरिया का डीएनए कैसे जाएगा? इंसान इसमें नहीं कर दिया हमने बता दिया। तो हमें सेल में दिखता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस दिख जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कैसे जाएगा? आपको बस बोलो, हमें सेल में दिखता है। जिसने बनाया वो बहुत ज्यादा बना रहता है, तो चला गया हमारा काम। देखो माने टाइम का लाइक पानी और थोड़ा बचा मैं भर के रहा तुम्हारे तो पी लगा इसने अच्छी लगी इसको भैया ये कर दो। तुम लोग कॉलेज में आ रहे हो? सभी जाते हो हम तो रोज की बात है। अच्छा यहाँ पे ऐसे के बच्चे जो खाली तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं जैसे आपको सर मैं अक्टूबर पीछे दिया नहीं। हाँ सर फीस तो मेरी चली मैंने भी लिया तो लोग भी क्या कर रहे हो? हमने तो कहा आपको चलिए सही है एक तैयारी करो पहले एक साथ, उसके बाद लेकिन सर सभी तो पेपर नहीं होगा हमारे से वरना अच्छे से करते हैं बेटा अच्छे से सोचो, अभी तुम इतने चलिए नहीं है कि अगले साल को तुम पता एकदम 700 ले जाओगे। ये तैयारी होता है, ये हल्के हल्के चीजें समझ में आती है, एक साल में तो नहीं हो जाता है, इनको टाइम देना पड़ता है। देखो एक बार सोचो, 2-3 एग्जाम ऐसे होते हैं भारत में जो मान सकते हो तब होते हैं, जैसे एक आईएएस का एग्जाम हो गया, दूसरा
नीट का हो गया, तीसरा आईआईटी का हो गया। ये 3-4 एग्जाम बहुत टफ होते हैं। अब आप सोचो, एक आपको इन एग्जाम में आपको बैठना है और फिर आप सोच रहे कि यार मैं तो एक साल में निकाल दूंगा। अभी कर लो, अगर आप बीएससी एमएससी भी करते हो उसमें भी 5 साल लगते हैं। तुम तो एफएस करने वाले हो, तो क्या तुम एक साल में निकाल दोगे? हाँ निकाल सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हो, लेकिन उतना पोटेंशियल भी तो होना चाहिए अंदर। तो ऐसे एग्जाम के लिए टाइम देना चाहिए। एक बात मैं आपको बताऊँ, एक सुनो, एक होती है हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स जैसे कोई बच्चा मान लीजिए खाली बीएससी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है उसका, तो उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो बीएससी कर रहा है, नौकरी नहीं लगेगी, फिर वो एमएससी करेगा, बीएड करेगा, 3 साल में 7 साल करता है, और उसके पेरेंट्स उससे एक्सपेक्ट नहीं करते कि इसकी नौकरी लगेगी 7 साल तक। लेकिन बच्चा नहीं तैयारी कर रहा है तो पहली साल में सोचेगा हाँ बताओ कितने नंबर आए, हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं होगा भाई। अगर तुम सोचो, अगर मैं समझा रहा हूँ, उससे क्या समझा रहा है, क्या समझा भैया? अगर कोई बच्चा नहीं तैयारी कर रहा है तो उसके पेरेंट्स का एक्सपेक्ट कितना रहेगा? 1 साल 2 साल 3 साल तक, उसके बाद वो सोचेंगे तुम्हारा नहीं हो पाएगा। सोचो, एक खाली टीचर बनने के लिए बच्चा अगर पढ़ रहा है तो 7 साल में दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, 7 साल तुम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पहले बीएससी कर लो, वेट कर लो, फीस भी दे रहे हैं साथ में अच्छी खासी, सही है, बच्चा को मेहनत से लगा पढ़ा है, और 5 6 7 साल के बाद सोचो अगर वैकेंसी नहीं है तो वो बन जाएगा टीचर? नहीं बनेगा, पता नहीं कब वैकेंसी आती है, कब बनता है। लेकिन अगर तो नहीं तैयारी कर रहा है, उसके पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं पहली साल में ये निकाल दे। भाई सोच रहे एक टीचर बनने के लिए 7 साल दे रहे हैं, तो कम से कम डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस बनने के लिए बच्चे को 5 साल दो। 2 से 3 साल। ये बच्चा कमजोर है उसको 5 साल दे दो। अगर अच्छा बच्चा है तो वो खुद ही मेहनत करेगा जल्दी। कौन नहीं चाहता है कि हम जल्दी निकाल लें, हर चाहता है कि हम जल्दी गवर्नमेंट कर लें, बचे। लेकिन इतना मैं समझता इतना ज़्यादा जो होता नहीं अपने आप को सस्पेंस, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि अपने आप को ऐसे उसमें रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमने समाज पता है, तभी तो 80% बच्चे वो होते हैं जो खाली 2-3 साल तैयारी करते हैं, हो जाए तो हो जाता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। और चाहे वो एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, रेलवे या ऐसी तैयारी करने के लिए चाहे वो 5 साल कर दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे पेरेंट्स भी मतलब इतना समझदारी होनी चाहिए पेरेंट्स को कि अगर बच्चा नहीं कर रहा है, एमबीबीएस बनना चाह रहा है, तो इतना हल्के में तो हल्का तो नहीं है ना। ये बात अलग है कि कोई आदमी सरकारी रेलवे में लग गया नौकरी में, अब वो लगा नहीं सरकारी में, भाई उसकी सैलरी 8,000 लोग 25-30 हज़ार रुपये करती, यहाँ 30,000 रुपये घंटे में कमाएगा, एक दिन में कमाएगा। वो डॉक्टर है, वहाँ वो क्लास 4 का आदमी है, क्या कंपटीशन है? तो कंपटीशन है। लेकिन लेवल ऑफ पेरेंट्स को लगता है कि सब एक बराबर है, लेकिन रियलिटी में क्या है कि सब अलग अलग है। डॉक्टर एक डॉक्टर है, तो अगर हम उधर 5 साल अगर हम उधर 5 साल दे सकते हैं अपने आप को, तो इधर 3-4 साल दे सकते हैं। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये बात, अगर कोई भी बच्चा खाली चीजों को समझता हो, बस इतना बेवकूफ ना हो कि अगर समझा जा रहा है तब नहीं समझ रहा है, और थोड़ा थोड़ा घर में पढ़ता हो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 3-4 साल को ऐसा हो जाएगा ना कि उसके अंदर से आत्मा कहने लगेगी हाँ भाई ये हम निकाल देंगे। पहले यही एक बार सुन लो, आप लोग एक किताब के साथ पढ़ रहे हो, जैसे मैं बच्चे का यही साल में एक किताब में तुमको अगले साल पढ़ाऊँ, यही किताब में पहली साल पढ़ाऊँ, कब तक नहीं तैयार होगा भाई? होता है। और आपको पता नहीं है कि जिसके पेरेंट्स थोड़े से जागरूक होते हैं, ये समझते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो अगर कोई बच्चा ऐसी तैयारी कर रहा है तो उनके लिए खूब टाइम देते हैं। जैसे आपने और बच्चा ऐसे तैयारी कर रहा हो, क्या उसके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं 3 साल में तैयारी निकाल, वो प्रॉपर टाइम देते हैं कि 3-4 साल तैयारी करो, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो दूसरा देखेगा। अगर कोई नहीं की तैयारी कर रहा है तो ऐसे पेरेंट्स हमारे होने चाहिए, बच्चे को वेट टाइम दें कि भाई 3-4 साल तक तुम करो, हो जाए अच्छी बात। वरना मुझे पता है 4 साल बाद तुम इतने अच्छे बन जाओगे पढ़ने में कि आप एमबीबीएस नहीं तो छोटा मोटा कोर्स तो अच्छे से कर लोगे, बीएम वगैरह कर लोगे। और तीसरा आईआईटी तैयारी के लिए अटेम्प्ट कम होते हैं तो उसकी बात मत करो। इधर हम बात करेंगे जैसे कोई किसी को टीचर कुछ भी बनना है, मान लिया बेटा इधर हम 5 साल ऐसे ही कोई बात नहीं, उन्हें लगता है क्लास पढ़ रहा है ये। अगर बात करें तो इंटर के बाद क्लास में ना पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, हाँ क्लास पढ़ रहा है, लेकिन हम टाइम दे रहे हैं ना उसे। जैसे बच्चे यहाँ बीएससी कर रहे हैं, बच्चे
कितने टाइम दोगे बताओ 3 साल। और तुम्हें पता है क्या बीएससी के बाद तुम कुछ बन जाओगे, कुछ नहीं बनोगे। बीएससी के बाद तो गवर्नमेंट कोर्स एग्रीकल्चर कर ली बस। उसके बाद तो बीएड करना पड़ेगा 2 साल। सुन लो बेटे 5 साल हो गए। अगर इसमें से बनना है तो 2 साल एमएससी करनी पड़ेगी। कितनी हो गई 7 साल। चलो एमएससी मत करो, खाली बीएड करो। कितनी साल में बीएड करना पड़ेगा 5। और 5 साल के बाद तो तुम्हें पढ़ाई बता रहा हूँ, उसके बाद वैकेंसी आएंगी। फिर पता नहीं कब आएंगी वैकेंसी, 2 साल बाद 3 साल बाद। और वो भी तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट होगा बता रहा हूँ मैं। कोई पेपर का और फिर वो पेपर का होगा, पेपर लीक का हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा। ठीक है तो आप लोग सोचिए टीचर बनने के लिए कितना वेट कर सकते हो, तो क्या डॉक्टर बनने के लिए नहीं कर सकते? तो डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें खाली 1 साल चाहिए नहीं, हम तो 1 साल में डंडा गाड़ देते 720 नंबर क्यों नहीं आया। अबे गधो नीट है ये, एमबीबीएस करना है, फ्री डिग्री ले रहे हो। एक किसी की 1 करोड़ की फ्री डिग्री ले रहे हो तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना कि नॉलेज है नहीं है। आपको पता है एमबीबीएस कितने में होता है? प्राइवेट करोगे 70-80 लाख में होता है, और वो भी लगी बैक तो कोई नहीं कर पाओगे। और दूसरा सुनो 70-80 लाख देने के बाद भी तुम पता है डॉक्टर कैसे बनोगे? प्राइवेट कॉलेज के डॉक्टर की कोई वैल्यू नहीं होता। एक गवर्नमेंट कॉलेज से केजीएमसी करके आया बच्चा, एक करके आया खाली राममूर्ति, तो कौन राममूर्ति वाला वैल्यू लेगा बताओ? सबको पता होता है कि रुपए के दम पे लग गया खाली बस कर आया है। जैसे कोई एक नसीब लग जाए मान लिया एमबीबीएस करने 20 लाख हो जाएगा, मुझे पता है 15 लाख हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। जैसे बहुत सारे देश हैं, किर्गिस्तान वगैरह है, बहुत सारे देश हैं 20-25 लाख हो जाता है। अब आप लोग बताओ ये बात किसे नहीं पता है कि अगर ये किर्गिस्तान करके आए तो उसकी अगर जैसे मुझे कोई बच्चा बताया कि मैं सर मैं तो विदेश से गया हूँ, कहाँ से? किर्गिस्तान से। मुझे पता है मैं क्यों करने गया था। सस्ते नहीं, छोड़ो हमारा नॉलेज नहीं थी। अगर नॉलेज तो नहीं निकालते, गवर्नमेंट कॉलेज लेते ना, तो समझ गए आप लोग। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बेटा एक बात और ध्यान रखा करो हमेशा, ऐसे जब बड़ी तैयारी करते हैं ना, जैसे आप नीट में आए हो, ये बहुत अच्छी बात है कि आप नीट को समझिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कहूँगा कि इस भारत में इतने ही बच्चे हैं, मैं नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, उन बच्चों का फर्ज बनता है कि वो कहीं ना कहीं पहले तैयारी करें ऐसे, फिर उसके बाद सोचें कि हमें क्या करना है। जो बच्चे डायरेक्ट बीएससी कर लेते हैं, तैयारी बिल्कुल नहीं करते इंटर के बाद, वो बच्चे 2-3 हज़ार पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में बीएससी एमएससी करने के बाद भी, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता है नॉलेज। आप लोग हमेशा नॉलेज देखो, नॉलेज के पीछे भागो। ऐसा मत भागो मेरे पास डिग्री नहीं है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नीट में पढ़ाने आया था, मैं बीएससी भी वो नहीं था और इंटर पास था। वो तो मैंने बाद में सोचा कि मुझे टीचर ही बनना है तो मैं कर लेता हूँ सब कुछ। तो लेकिन किस बेस पे? नॉलेज के बेस पे। तो मैं कहता हूँ सर नॉलेज बढ़ाओ। दूसरा आपको पता होगा, ऐसे मैं आपको बताऊँ, अभी एलटीए का एग्जाम हुआ था तो कल साइंस का डेटा आया, साइंस का, बायोलॉजी का भी नहीं आया। आपको देख के हैरानी होगी कि आजकल के बच्चे कितना बर्बाद हैं। अब आपको बताओ एलटीए में किसने एग्जाम दिया होगा? जिसका बीएससी बीएड किया हुआ है, बीएससी बीएड। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ बेटा, समझ जाओ कि आप बोल रहे हो बीएससी से पागल बने होते हो, सबसे बेकार जहर है। अब सुनो पहले, एक एलटी ग्रेड में वैकेंसी आई 7 साल के बाद, जिसका मैंने भी दिया था। आपको पता है साइंस में कितनी वैकेंसी? ऐसे ही 1314 वैकेंसी है, 1400। आप लोग पहले आईटी लगाना सोचना कि आप लोग नीट तैयारी कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ नीट करो, आप ऐसे करो तो भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन तैयारी करो, इन चक्करों मत छोड़ो। ये खाते फालतू के, क्योंकि 1000 बच्चों में 900 बच्चे तो ये कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से सपोर्ट जाओगे? अब सोचो 1400 वैकेंसी साइंस की, जो मैं रिजल्ट बता रहा हूँ आपको का प्री के लिए उन्हें 15 गुना बच्चे चाहिए लेना था, 15 गुना, मतलब 1400 का बैठेगा ना, 20,000 बच्चे प्री पास करते, 20,000। मैं और सुनो तो पहले, और सुनो, मैं जो तुम कर रहे हो बता रहा हूँ, जो तुम बेसिक पीछे पागल बने घूमते हो। 1400 वैकेंसी, 20,000 बच्चे पास करने थे उन्हें फ्री में। एलटीए का एग्जाम पता है आपको, बहुत अच्छा नौकरी होता है, 1 लाख प्लस सैलरी होती है, हो जाएगी। और पेपर कितने दिया? 60,000 में दिया, 60,000 बच्चों दिया। और आपको अब देख के हैरानी होगी कि पता है कितने बच्चे 20,000 में से पास कर पाए? खाली 329, खाली प्री पास कर पाए 329। और ये 329 पता है कौन से होंगे? या तो वो नीट टाइप किए हुए होंगे अच्छे संस्थान से, वो होंगे 300। जो बीएससी बीएड वाले एक बच्चा नहीं हुआ इसमें। सोचो वैकेंसी तक फुल नहीं कर पाए, तो
329 बच्चे खाली प्री पास कर पाए हैं, सोचो। अभी 100 का मिलाएंगे मेंस में, और वैकेंसी कितनी 1400, मतलब 800 वैकेंसी खाली। अब सरकार क्यों ना करे कि हमें ये शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, बताओ 800 वैकेंसी खाली रह रही है, वो क्यों निकालेगा? क्योंकि तुम्हारे तो नॉलेज नहीं है ना, मेन चीज ये है। अब दम है तो लो, बताओ यहाँ पे तो 800 पोस्ट खाली मिल जाएंगे साइंस की, वो भी एग्री जैसी वैकेंसी की। अब अगर अब भी आप आके ना हो तो समझ सकते हो कि नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ बीएससी एमएससी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है? नॉलेज। बेटा आप लोग को सोचो 1400 वैकेंसी हो और जहाँ 1 लाख फॉर्म पड़े हो 1400 के लिए, उसमें खाली 329 बच्चे मिल पाए जो प्री पास कर पाए। इतनी हमारे लिए, ये आप बच्चों के लिए शर्म की बात है कि आपका इतनी नॉलेज नहीं है कि आप प्री पास कर पाए। और बच्चों को ऐसे भड़काते हैं कॉलेज वाले की नहीं तुम बीएससी करो, बीएससी करो। ये सब बीएससी वाले थे। अगर इसमें नीट वाला होता ना, मैं गारंटी कर रहा हूँ यहाँ 2 हाइट होती तक की वाले की सोच नहीं सकते अगर यहाँ नीट के बच्चे बैठे होते तो, क्योंकि नीट के पास क्या होती है? नॉलेज होती है। वो ये कट ऑफ, ये तो और सोचो कट ऑफ सुन के तुम्हें बहुत बढ़ जाएगी। 150 क्वेश्चन आए थे, खाली 60 क्वेश्चन करने थे। 150 में से 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन खाली करने थे। अगर जिसने 60 किए तो वो 300 चलेगा। खाली 60, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 300 150 क्वेश्चन में 140 करने थे, खाली 60 क्वेश्चन करने थे। सही करने थे 60। मिनिमम वही ना, जब उनकी वैकेंसी बनी होगी तो मिनिमम जाएगी। ये हालात हैं आजकल के बच्चों के। और बच्चे सोचते हैं कि खाली लगे किसमें पढ़े, यूट्यूब पे, फोन में। मैं कहता हूँ बेटा थोड़ी मेहनत करो। आप बेसिक करना अच्छी बात है, करो, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, तब आप कर पाओगे। कोई एग्जाम तकलीफ कर पाओगे, वरना अगर तुम्हारा नॉलेज नहीं होगी तो यही मेहनत जाओगे, तो करने का फायदा क्या होगा? बताओ। फिर तुम बोलोगे कि 5000 रुपये पर मंथ में कुछ प्राइवेट कॉलेज में जाए, स्कूल में जाए पढ़ाने के लिए। तो मैं क्या कहता हूँ हमेशा, नॉलेज बढ़ाओ, ना कि आप लोग ये करो कि मेरे पास बीएससी एमएससी सब बेकार है। इन बच्चों को मांगता हूँ 1 लाख बच्चों के पास बेकार है, तो है नहीं? बताओ अभी किस काम के मतलब ये 1 लाख वो शादी कर लेंगे और फिर ये कहते जिंदगी में घूमेंगे सरकार नौकरी मिला दूंगी। सोचो, ये कल का बता रहा हूँ, ऐसे ही 10 साल पहले का बता रहा हूँ, ये कल का बता रहा हूँ। ये हाल है। मैथ की बताऊँ आपको, मैथ का रिजल्ट आ गया ना। मैथ में पता है कितने बच्चे लेने थे? 1000 वैकेंसी थी ना, 10,000 बच्चे लेने थे, 10,000। और पता है कितने के पास कर पाए? खाली 2200, 10,000। और पेपर देने कितने गए थे? 1 लाख। ये हाल है इस टाइम पे। सोचो बीएससी वाले बच्चों की, आपको पढ़ाया समझ आता है, आप बिल्कुल बना जाते हैं। अब वैसे मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ये हाल है कल के दिन के। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप लोग अगर इन चक्करों पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मत पढ़ो, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लोग पहले फोकस करो नॉलेज पे। यहाँ आपको, जैसे आप बायोलॉजी हो बेटा, आप उसको सोचो, आपने बेसिक कर लिया, वैसे सब कुछ कर लिया। अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे पढ़ा पाओगे, या कैसे एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे? कहीं ऐसा तो लिखा नहीं है ना कि आपने एमएससी कर लिया आप जो बन गए टीचर। बस बेटा नॉलेज होनी चाहिए ना आपके अंदर, और वो कहाँ से आएगी जब पढ़ोगे नहीं। और नॉलेज अगर रियल में दिलवाई जाती तो कंपटीशन में ही, जब कंपटीशन करते हैं ना बच्चे, यहाँ फाइट करते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि हाँ बायोलॉजी से होती है असल में। और आप लोग बताओ, कोई बच्चा जिसने नीट तैयारी करो मन से करिए, मन से आईआईटी तैयारी करो मन से, या आईएससी तैयारी करो मन से, उस बच्चे ने भले ही आईएससी तैयारी करके डीएम ना बन पाया हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसके अंदर 1-2 सब्जेक्ट की इतनी अच्छी नॉलेज होगी, बहुत बढ़िया बात है। तो आप लोग ये ध्यान रखो हमेशा, जो इतने बच्चे हो, मैं हमेशा कहता हूँ बेटा कि आप लोग पहले जो प्रेफरेंस दिया करो कोचिंग को ही दिया करो। जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आप रिजल्ट कर पाओगे। चाहे भले डॉक्टर ना बनो, मैं हमेशा कहता हूँ डॉक्टर भले ना बनो, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छे इंसान बन जाओगे। अगर टीचर बनोगे तो दमदार बनोगे, कहीं बच्चों को पढ़ाओगे तो उनको बिल्कुल नहीं बनाओगे। बेवकूफ होता है तो जिसके अंदर कोई नॉलेज नहीं होती है। अगर मैं ये अपना आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं दोबारा टीचर नहीं बेवकूफ वाला, मैं आपको रेट दिखा रहा हूँ, ये रेट है यहाँ के लोगों को। और फिर सरकार एक हेडिंग डालेगी कि यूपी में एक शिक्षक नहीं है, वास्तव में नहीं है। ये हालात है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सही बात है सब कुछ करो, लेकिन साथ में ये ध्यान रखो कि मेरा एक्सपेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब फ्यूचर में कुछ कर पाओगे। वरना ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे पता है आप लोग फ्यूचर में क्या करोगे अगर आप पढ़ोगे, ध्यान दोगे तो।
आज बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है बच्चों के पास? भाई मुझे लगता है कि आज के टाइम में पता है बच्चे इतना ज़्यादा यूट्यूब में फंस गए ना, जो टीचर यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं या फिर जो आपको पता होगा जो यूट्यूब बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा मोबाइल में ये सब इंस्टा व्हाट्सएप पता नहीं क्या क्या रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पता नहीं क्या क्या आ रहा है, तो उनके अंदर नॉलेज कहाँ से आएगी? आप लोग लगता है कि यूट्यूब से मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इस टाइम पढ़ रहा हूँ ऑन द स्पॉट, मुझे लगता है अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन बेटा अगले को आप सब भूल जाओगे। ये बहुत, ये आपको लग रहा है कि ये सर पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि हम ऑफलाइन क्यों पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा कहूँगा आप यहाँ मत पढ़ो, भले ही मत पढ़ो, लेकिन जहाँ भी पढ़ो ऑफलाइन पढ़ना। जब तक आप किसी चीज़ के इंटरेक्शन में नहीं रहोगे तो आप कैसे सीख पाओगे चीज़ों को? नहीं सीख पाओगे। तो ये चीज़ें आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन जमाना आ गया, सुझाव समझ नहीं आता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ बेटा आप जीवन किया करो और डेली कोचिंग आओ, और ये सब चीज़ें मैं ऐसे बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ ये सब ये समझ गए? ठीक है, मेरा दोस्त से कल को हम लोग पीवीआर के बारे में पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा कैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, 3 मिनट कम है, 3 मिनट कम है।